हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं हूं पूजा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं MCQ1 यूनिट एंड डायमेंशन। हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। अलग अलग जो भी डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के सिस्टम होते हैं जैसे कि MKS, CGS, FPS सिस्टम के बारे में बात करेंगे। MLT फार्मूला निकालने सीखेंगे और काफ़ी सारे वन लाइनर्स को यहाँ पर ऐड किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो PSC एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो या आपके कोई भी वनडे एग्जाम हो जैसे कि SSC, रेलवे, CHSL, CGL। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल वाले हैं तो वो भी यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स को सीख सकते हैं। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब बात आती है कि PDF कहाँ पे मिलेगा, तो परचम की वेबसाइट पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। और काफ़ी सारे वीडियो मैंने बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री पे बनाए हुए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिख रही होंगी। आई होप इनके मीनिंग्स आपको क्लियर हो। एस मतलब सेकेंड, किलोग्राम, मोल, कैंडेला या कैंडेला बोला जाता है, केल्विन, एम्पियर एंड आपका मीटर। तो इन डायमेंशंस के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने कहा कि स्केलर और वेक्टर पे डिस्कशन करेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है? तो वो क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि 3 बजा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कभी किसी को आपने टाइम बताया है? तो आंसर है नो। ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अ क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे। जैसे कि मास, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सभी की सभी आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत, दोनों की ज़रूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी में आपको लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर और वॉल्यूम, ये सभी की सभी आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं। वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी जो आपको याद रखनी है वो है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट, ये सारी की सारी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो कई बार एग्जाम में 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है या कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। तो पिछले 10 सालों के MCQ को आपको सॉल्व कर लेना है, जिससे कोई भी प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटी इज टर्म एज, एक u वेक्टर था और एक v वेक्टर था, आपने u और v वेक्टर को जोड़ दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि स्केलर क्वांटिटी के प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं और वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को कैसे डिनोट किया जा सकता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर है, एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है। इनको प्रोडक्ट करना है तो आप क्रॉस का यूज़ करेंगे, लेकिन वही हमारे पास 2 स्केलर क्वांटिटी हैं u और v, इनको प्रोडक्ट करने के लिए आप डॉट का यूज़ करेंगे। मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको डॉट प्रोडक्ट से दिखाया जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्रॉस में होता है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है? तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाइट ईयर, लाइट से रिलेटेड कोई टर्म है, समय से रिलेटेड कोई टर्म होगा, नहीं। लाइट ईयर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं, सन और डिफरेंट मून या प्लैनेट, उनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप लाइट ईयर का यूज़ करते हो। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस की। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसका रिलेशन एग्जाम में बनता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.45 या 46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है ना अगस्त में जो है वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है और लास्ट ईयर का ग्रुप डी का पेपर उठाएंगे आप तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा कैसा ही छपा हुआ था कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एंगस्ट्रॉम के बारे में। तो एंगस्ट्रॉम जो होती है वो यूनिट होती है लेंथ की, वेवलेंथ को बेसिकली जो हमारी तरंग दैर्ध्य है ना या वेवलेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसको रिलेशन को याद रखेंगे। फिर है फर्मी। फर्मी क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कहलाती है उसको हम फर्मी में मेजर करते हैं। ये एनर्जी डिफरेंस जब दो बैंड मतलब कोवेलेंट बैंड और आपका बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको भी हम फर्मी में मेजर करते हैं। तो फर्मी इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इसे याद रखेंगे। लाइट ईयर हमने डिस्कस कर लिया है। अगली बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सन से अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1.5 इंटू 10⁻11, ये पावर में है ना, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अगर हम बात करते हैं कि ठीक है हमने बहुत सारी यूनिट हमको पता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, ऐसी कई सारी यूनिट है जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करती हैं। अगर हम सबसे छोटी यूनिट बात करते हैं तो आपको फर्मी याद रखना है कि फर्मी सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस को मेज़र करने की। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट आपको पारसेक मिलेगी। डिस्टेंस को मेज़र करने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पारसेक है। एक पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है या 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो 3 इंटू 10⁻16 मीटर भी याद रखिएगा और 3.24 लाइट ईयर 26 लाइट ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर या फिर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। ठीक है, अब इनमें से पूछा है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास। एक एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है और एफपीएस सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम है हमारे पास, एफपीएस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीजीएस का मतलब क्या होता है कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, वेट को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है कि लेंथ को मीटर में, इसके अलावा आपका मास जो है इसको किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एफपीएस का क्या मतलब होता है कि लेंथ को फुट में या फीट में, जो हमारा वेट है या मास है उसको पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो 3 सिस्टम हमारे पास है। इन्हीं तीनों सिस्टम को अलग अलग था इसलिए 1960 में हमने एक नया सिस्टम बनाया विच इज़ एसआई सिस्टम। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हाउ मैनी नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर, तो कितनी एसआई यूनिट हमारे पास है, तो आंसर है 7 एसआई यूनिट अभी प्रेजेंटली हमारे पास हैं। कौन कौन सी हैं वो 7 एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, लेंथ की होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर है, टेम्परेचर के लिए आपको याद रखना है केल्विन, इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो आपकी प्रकाश की तीव्रता है वो कैंडेला में मेज़र की जाती है और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में मेज़र किया जाता है। तो ये 7 आपकी एसआई यूनिट है। उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। एक है आपका प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन में बताते हैं और सॉलिड एंगल जिसको स्टेरेडियन में हम मेज़र करते हैं। तो ये इतनी यूनिट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि पास्कल। पास्कल जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है ना, बार हो गया है ना, पास्कल हो गया, ये सभी आपके प्रेशर की यूनिट होती हैं। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि पास्कल और बार में क्या रिलेशन है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। एक बार में 10⁵5 पास्कल होते हैं। फिर है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल याद रखेंगे। और जैसे कि एनर्जी की यूनिट आपकी जूल है, वैसे एक और यूनिट होती है अर्ग। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पर आपको ये कन्वर्जन याद रखने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी। तो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टॉर्क और एनर्जी इनफैक्ट वर्क, इन सब के जो आपके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला याद है तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए अब हम सिखाते हैं आपको वर्क का। चलो हम यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला या फिर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सबके डायमेंशनल फार्मूले सेम है। वर्क क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। आप एक दीवार है, एक वॉल है, उसको सुबह से शाम तक धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो खिसकी नहीं, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपका वर्क डन क्या है, जीरो है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस ऑब्जेक्ट का खिसकना या डिस्प्लेस होना जरूरी है, उसे आप वर्क डन कहते हैं। मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो न्यूटन मीटर वर्क कहलाता है, न्यूटन मीटर एनर्जी कहलाती है और न्यूटन मीटर ही आपका टॉर्क कहलाता है। क्लियर है इतनी चीजें। आगे बात करते हैं। अब आपको एमएलटी फॉर्मूला निकालना है। तो जैसे हमने निकाल लिया कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है एम ए, सभी ने पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ भी आपने सीखा होगा, याद होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम एल टी फॉर्मूला निकालते हैं। मास कितनी बार है, एक बार है तो पावर एक। मीटर कितनी बार है, एक बार तो पावर वन। सेकेंड या टाइम कितनी बार है, दो बार है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू तो आपका फोर्स हो जाता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई एक और मीटर का है ना, तो एक और मीटर का मल्टीप्लाई कर दो तो एम एल टू टी माइनस टू आपका यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी, एम एल टू टी माइनस टू। यही आपका वर्क का एम एल टी फॉर्मूला है, यही आपका एनर्जी का है और यही आपका टॉर्क का एम एल टी फॉर्मूला होगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू द लेबर आर्म। जब आप स्क्रू ड्राइवर से किसी नट बोल्ट को कसते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, उसकी आर्म पे, तो फोर्स इनटू आर्म। तो फोर्स आपको पता है न्यूटन है, आर्म मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर भी न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर है। इसके अलावा वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। इतनी चीजें हमको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इनमें से कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बाकी सबके डायमेंशंस तो होते हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। जैसे कि हमने बताया फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप कह सकते हो कि द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है, मास इनटू एक्सेलरेशन आपको फोर्स कहलाता है, विच इज एम ए। और फोर्स की जो एसआई यूनिट हम पढ़ते हैं हमेशा से कि वो न्यूटन पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब ने हमें फोर्स के बारे में बताया था। लेकिन न्यूटन के अलावा एक और यूनिट होती है फोर्स की, विच इज डाइन। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होगा। तो आपको एक छोटा सा रिलेशन तो याद होना ही पड़ेगा, तभी आप इस आंसर को पहुंच पाएंगे। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन्स, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप कन्वर्जन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वेट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेट और मास में अंतर होता है। ठीक है ना, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेकिन वेट की जो यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे पूछा गया कि वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वेट को हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन होती है। तो मास और वेट में अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज।
दो सिटीज़ के डिस्टेंस को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है कि डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो दो सिटी के डिफरेंस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत से बच्चे किलोमीटर आंसर करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि फलाना सिटी कितनी दूर है तो हम किलोमीटर में ही आंसर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट पूछिए तो आपको मीटर में आंसर करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा है हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 1 यार्ड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में बनते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन। इंच को यार्ड में पूछेगा या फिर इंच को फीट में पूछ लेगा, मीटर को मिलीमीटर में पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आमतौर पे देखे जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि एक इंच में हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 1 यार्ड। एक यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, तो एक यार्ड में 36 इंचेस होते हैं। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो छोटा सा टेबल है इसको याद करना है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, और जबकि एक फुट में 12 इंचेस होते हैं। एक फुट में कितने होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। 1 यार्ड में आपको 3 फुट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 1 यार्ड में आपको 36 इंचेस देखने को मिलेंगे। अब माइल की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस को आप माइल में भी तो मेजर करते हो, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड होता है, और 1 माइल 5280 फीट के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि माइल बड़ी यूनिट है, फिर यार्ड है, फिर फुट है, फिर इंचेस है। ठीक है ना। तो 1 फुट में 12 इंचेस है, 1 यार्ड में 3 फीट है, 1 यार्ड में 36 इंचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। इसके अलावा अगली बातें हम देखते हैं कि हाउ मैनी किलोमीटर मेक्स 1 माइल। कितने किलोमीटर, मतलब 1 माइल जो है कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो 1 माइल, माइल बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होगा। ये तो नॉर्मल जब आप रोड पे चल रहे हो तब हम माइल्स की बात कर रहे हैं। जब समुद्र वगैरह में हवा में दूरी तय की जाती है तब हम उसे नॉटिकल माइल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कितने किलोमीटर है यहाँ पर एक नॉटिकल माइल में। तो एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा कि नॉटिकल माइल पूछा है या नॉर्मली माइल पूछा है। ठीक है। यूजुअली व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। ये आपको एक डिवाइस है, बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, आपने आई थिंक 9th 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट में होते हैं। तो स्क्रू गेज, जैसे कि हमें अपने बालों की मोटाई पता करनी है, एक तार की मोटाई पता करनी है, तो आप स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर मेक्स 1 लाइट ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा है कितना किलोमीटर है। हमें पता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो कितना बचेगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो कहीं है, ऑप्शन ए है। Which of the following give the most accurate result for the time measure। तो टाइम मेजरमेंट के लिए सबसे एक्यूरेट क्या है, तो एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे एक्यूरेट टाइम दिखाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एटॉमिक क्लॉक में जो टाइम मेजर किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सबसे एक्यूरेट टाइम आपको दिखाती है। अगला पूछा है MLT-2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था फोर्स इज इक्वल टू MA, M मतलब kg, A मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो MLT-2 बना था। तो ये न्यूटन के बारे में, मतलब फोर्स के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। 70 डाइन्स पर सेंटीमीटर है, इसको MKS सिस्टम में बताना है। ये बेसिकली जो गिवन है ना, ये CGS सिस्टम में है, और पूछा है कि CGS को आप MKS में कन्वर्ट कर दो। तो डाइन को आपको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं, तो 70 इंटू 10⁵ तो आएगा। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻, यहाँ पे 2 भी तो करोगे कि नहीं करोगे। तो कुछ ऑप्शन में पहुंच रहे हो, पहुंच पा रहे हो, हाँ पहुंच पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, 7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। करना कुछ नहीं है, माइनस होगा ना यहाँ पे, हाँ माइनस होगा, आई एम सॉरी। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन हो गया यहाँ पे, और 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर। तो डाइन पर सेंटीमीटर, तो 10⁻5 ऊपर किया, 10⁻2 नीचे किया, और
मैंने एक्चुअली कन्वर्जन मतलब उस उल्टा ले लिया था, है ना, इसलिए प्लस में आया था, आंसर माइनस में आएगा, 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज। तो एनर्जी के डायमेंशन जो है वो वर्क से सेम होते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था, ml2 t-2। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्क। 1 Wh कंटेन हाउ मैनी जूल। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको हमेशा आप लोग ने पढ़ा होगा 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे किलो वर्ड हटा दिया है, केवल वॉट आर पूछा है। तो आपको ये पावर जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो 3.6 इंटू 10⁻3 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आइए हम देख लेते हैं। 1 kWh इज इक्वल टू कितना है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। अब किलो को हटाओगे यहाँ से तो अपॉन में 1000 तो करोगे, तो ऊपर 1000 जब जाएगा तो पावर को रिड्यूस करके कितना कर देगा, पावर 3 कर देगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने देखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, याद आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले। ये किसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब पास्कल किसकी यूनिट है, तो हमने सीखा है कि बार, पास्कल, ये सभी जो है वो प्रेशर की यूनिट है, और प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो बैरोमीटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेक्टिफायर का क्या काम है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि आपके जितने भी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह होता है वो सभी डीसी पे ऑपरेट होते हैं, और घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है। तो ज़रूरत होती है कि हमारी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट करना हो, मतलब डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करना हो, तब आप इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों डिवाइस आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। प्लैंक कांस्टेंट के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, E तो आपकी एनर्जी है, मतलब ml2 t-2 है, और म्यू आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन टी, मतलब टी इनवर्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml2 t-1। आप इसको भी देख सकते हैं। अब आपको कुछ कांस्टेंट को ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर हम साउंड की स्पीड देख लेते हैं एयर में, क्योंकि साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, तो साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमें पता है। फिर है एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻³ होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, तो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो 0 केल्विन को या -273 डिग्री सेल्सियस को जो है वो हम एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप वो कहलाता है जिसके नीचे तापमान संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये कुछ कांस्टेंट है, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 होता है। वोल्ट्समैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर Hg होता है, जिसको हम mmHg भी जनरली पढ़ लेते हैं कई बार। फिर आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट भी डायरेक्टली पूछी जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम परमिटिविटी की बात करते हैं तो परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ते हैं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो ये कुछ कांस्टेंट हैं, डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं, आप याद रखिएगा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का रेडिएशन नहीं होता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। द सिंबल टू रिप्रेजेंट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मोल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो मास, टाइम और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सभी तो आप लोगों की बेसिक यूनिट है, जबकि सॉलिड एंगल जो है जिसको स्टेरेडियन में बताते हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगी ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है, सेकेंड लाइट ईयर, ट्रॉपिकल ईयर या मिनट्स। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, 1 घंटा किसके बराबर होगा। मिली सेकेंड में आंसर है, आपको कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। और यहाँ पे आज जो भी हमने बातें की हैं, हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, इनको आपको दिमाग में रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही अपने कुछ नए टॉपिक के साथ, नए फिजिक्स के MCQ के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा SSC GA कोर्स अवेलेबल है, और आपका जो ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी रेलवे कोर्स अवेलेबल है हमारे परचम के एप्लीकेशन पे, तो आप उसे जा करके परचेज कर सकते हैं। टेक केयर।